आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी बरी। सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा, आरोप साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं। प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य ने कोरोना की पॉजिटिविटी दर और मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हासिल की सफलता। कल 6 L2 कोविड अस्पतालों का किया लोकार्पण। और प्रदेश 1 करोड़ कोरोना जांच पूरी करने वाला देश का पहला राज्य बना। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 85.80%। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कल सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था। आरोपी खुद भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी के बाबरी ढांचे को गिराए जाने के 28 सालों के बाद आए इस विशेष अदालत के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई दिग्गज नेताओं को बड़ी राहत दी है। आज जिन 32 आरोपियों को बरी किया गया, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें आपराधिक साजिश रचने, दंगा फैलाने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने के आरोप शामिल थे। सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 351 गवाह पेश किए और लगभग 600 पन्नों के दस्तावेज अदालत के सामने रखे गए। शुरुआत में अदालत ने कुल 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिनमें से 17 की मौत इतने लंबे समय तक केस खींचने के दौरान हो गई। इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके, इसके लिए पिछले 2 सालों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सहित 32 अभियुक्तों में से अधिकांश वरिष्ठ नेता विभिन्न स्वास्थ्य कारणों और कोरोना महामारी के चलते लखनऊ अदालत में मौजूद नहीं थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी आरोपियों को बरी किए जाने के अदालत के फैसले का स्वागत किया है। श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय ने ये साबित कर दिया है कि न्याय की सदैव जीत होती है। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति उनके तथा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर मुहर लगाई है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अब सच्चाई सामने आ गई है। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे, वो एक सामान्य जनतांत्रिक कार्यक्रम के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होने चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। विवादित ढांचा विध्वंस के मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के मठ मंदिरों में संत महंत संतुष्ट दिखे। प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी है। विशेष जांच दल एसआईटी का नेतृत्व राज्य के गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे। उप महानिरीक्षक चंद्रप्रकाश और पीएसी सेनानायक श्रीमती पूनम एसआईटी की सदस्य होंगी। एसआईटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और इस मामले में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
मुख्यमंत्री श्री योगी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस घटना के सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई त्वरित न्यायालय में की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत लड़की के पिता से कल शाम बात की। पीड़िता के पिता ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर अत्यधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लड़की के परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने दिवंगत लड़की के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाथरस शहर में एक मकान देने की घोषणा की है। इस परिवार को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है कि परिवार की सहमति के बिना लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। आरोप है कि पीड़ित लड़की के साथ 14 सितंबर को हाथरस जिले में चांदपा पुलिस थाने के गांव में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। शुरू में उसे अलीगढ़ के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। 15 दिन तक वह जीवन के लिए संघर्ष करती रही और आखिरकार मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1 करोड़ कोरोना जांचें पूरी होने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कोविड-19 के टेस्ट संपन्न होना एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कल लखनऊ में अपने आवास पर वर्चुअल माध्यम से जनपद मिर्जापुर, भदोही, शामली, बरेली, अमेठी और संत कबीर नगर के 6 L2 कोविड चिकित्सालयों के लोकार्पण के अवसर पर ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर और मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। रिकवरी रेट को बेहतर करके आम जनता में विश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से कार्य कर रही है। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश 1 करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहां अब तक 1,98,896 कोरोना जांचें हुई हैं। कल 1,61,058 जांचें की गईं। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान 5,434 लोग कोरोना से ठीक हुए और अब तक कुल 3,42,415 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 85.80 हो गई है। इस समय 50,883 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 दिनों में सक्रिय मामलों में 25% की कमी आई है। देश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोविड-19 से 80,472 लोगों के संक्रमित होने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 62 लाख से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ लोगों की संख्या 51,87,825 होने के साथ ठीक होने की दर 83.33% हो गई है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। सक्रिय मामले 2 महीने में आधे से भी कम हो गए हैं। केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने एक वक्तव्य में कहा कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 महामारी और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ को देखते हुए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित होनी है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी ने केंद्र से ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने को कहा है जो महामारी के कारण पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 30 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके तहत पारिश्रमिक के रूप में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए रोजगार योजना शुरू की थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में अपने गांव लौटने वाले प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी बरी, सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा आरोप साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं। प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य ने कोरोना की पॉजिटिविटी दर और मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हासिल की सफलता। कल 6 L2 कोविड अस्पतालों का किया लोकार्पण। प्रदेश 1 करोड़ कोरोना जांच पूरी करने वाला देश का पहला राज्य बना। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 85.80%। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।